नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बात 80 की रस्साकसी की और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 55.80% वोटिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे ज्यादा बाराबंकी में 64.86% जो वोटिंग है वो हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे कम लखनऊ में 49.88% मतदान हुआ है। यह बड़ी खबर। यूपी में अब तक अगर बात यहां पर की जाए तो सबसे ज्यादा जो मतदान प्रतिशत वो बाराबंकी में रहा है। और फिलहाल अन्य सीटों पर क्या कुछ मतदान फीसद रहा यहां पर चुनाव संपन्न होने तक, वोटिंग संपन्न होने तक, वो भी हम आपको यहां पर दिखाते चल रहे हैं। तो जालौन में 53.73% बात यहां पर की जाए। कौशाम्बी में तो 50.65% ये वोट प्रतिशत हम आपको बता रहे। यूपी में 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत जो है ईवीएम में क्या 55.80% वोटिंग हुई है इन 14 सीटों पर। सबसे ज्यादा बाराबंकी में 64.86% जो मत प्रतिशत वो रहा है। सबसे कम लखनऊ में 49.88% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर। अमेठी में 52.68%, बांदा में 57.38% वोटिंग प्रतिशत, फैजाबाद में 57.36%। आपको बता दें ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो फिलहाल आपको ये 5वें चरण के तहत यूपी की जिन 14 सीटों पर आज मतदान हुए हैं वो सीटें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प यहां पर रहा है। और दिलचस्प यहां पर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कई ऐसे दिग्गज थे, कई ऐसी हॉट सीटें थी जिसपे आज वोटिंग यहां पर हुई और कई ऐसी तस्वीरें जो हैं वो भी यहां पर सामने आई और तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने आज वोट कास्ट किए हैं। तो बता दें आपको कि 5वें चरण के तहत यूपी की 14 सीटों पर आज वोट डले हैं। सबसे ज्यादा बाराबंकी में मत प्रतिशत जो है वो आज रहा है। और हमारे खास मेहमान जो है वो हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। इस पर विशेष चर्चा हम यहां पर करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका सर। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, अब 5वें चरण का आज जो चुनाव मतदान है वो यहां पर संपन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोट कास्ट किए गए हैं। कितना अभी उत्साह जो है वो देखने को मिला और बीजेपी अब कैसे देख रही है 5वें चरण में जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है? देखिए, जनता बहुत उत्साहित है। जनता ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। मैंने पहले ही कई चैनलों पे कहा है कि 480 पार का जो नारा है वो पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत पुराना नारा था कि जो कहते हैं सो करते हैं। तो हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम ही को मिलने वाला है। ठीक है, जनता का आशीर्वाद हम ही को मिलने वाला है, बीजेपी का यहाँ पर ये कहना है। अनिल शर्मा जी, अब बीजेपी तो पूरी तरीके से उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है। अभी 5 चरणों के जो चुनाव है वो संपन्न यहाँ पर हो चुके हैं। तो बीजेपी कह रही है हमने जो जनता को करके दिखाना था वो करके दिखा दिया और रिजल्ट जो है वो भी यहाँ पर साफ हो जाएगा जब रिजल्ट आएंगे कि किसके पक्ष में आते हैं। कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है? अंजलि जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है। पहले चढ़ के चुनाव मतदान में ये मीट और मटन पर आई, दूसरे चढ़ के चुनाव पर ये मंगलसूत्र और भैंसिया पर आए, ये व्यवस्था हुई। तीसरे चढ़ के चुनाव के बाद ये अडानी अंबानी पर आए। चौथे चढ़ के चुनाव की कंडीशन में खटाखट ठकाठक इस पर आ गए। तो इनका तो संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। ये 400 पार का एकदम ऐसा शगुफा है कि ये अपनी संतुष्टि के, वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है जी। लेकिन जी अनिल जी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आज हरियाणा दौरे पर आए हुए थे, कई जनसभाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए एक बात जरूर की कि देखिए उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पर हूँ और प्रचार कर रहा हूँ हरियाणा में, इसलिए क्योंकि मैं वहां पर आश्वस्त हूँ कि जनता जो है बीजेपी के पक्ष में ही वोट जो है वो डालेगी। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आए। जी, योगी जी तो बेचारे खुद पर, उन्हें तो ऐसा लगता है जो मोदी जी की सरकार रिपीट हो गई तो उन्हें वह टिकना पड़ेगा भी कि नहीं टिकना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उनको टिकने नहीं दिया जा रहा, उत्तर प्रदेश से भगाकर दूसरी जगह भेज दिया जा रहा। जी, तो ये
अब क्या कहें, उनके साथ तो बड़ा स्थिति अलग है। कांग्रेस का बढ़ता परचम, ठीक है, इंडिया गठबंधन का बढ़ता हुआ ग्राफ इनको परेशान किए हुए। वाकई में ऐसा है कि शरद त्रिवेदी जी से मैं पूछूंगी, यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, इस बार तो चुनाव के समीकरण ही बदल दिए, इंडी गठबंधन यहाँ पर आया और बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन जो है वो तस्वीर यहाँ पर पेश की गई। इस बार क्या इंडी गठबंधन का जादू चल पाएगा? लग रहा है ऐसा, हवा है? अंजलि जी, यहाँ गठबंधन की लड़ाई नहीं, जनता बनाम मोदी, जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी, जनता बनाम पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल की लड़ाई है और जनता दबाव है। इनका 400 पार का नारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे 20 करोड़ नौकरियां। इनका 400 पार का नारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा इनका। और उसके बाद इन्होंने किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड और तमाम जगह ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार किया। इनका 400 पार का नारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसानों की आय दोगुनी करने का 2022 तक वादा इन्होंने। इनका 400 पार का नारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे इन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, किस तरह से कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाते हैं, हाथरस में क्या होता है और मणिपुर जिस तरह से चल रहा है। इनका 400 पार का नारा बिल्कुल वैसे है जैसे इन्होंने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, गंगा साफ करूंगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में 12 जनपद ऐसे जहां एक भी ईंट इन्होंने सीवरेज सिस्टम को साफ करने का नहीं लगाया। इनका 400 पार का नारा बिल्कुल थोथा है। गांव में एक कहावत है हमारे यहाँ पूरब में कि थोथा चना बाजे खाना। तो ये इनका केवल और केवल झूठ की आज इन्होंने जो खड़ी की थी, जो एक बूढ़े बादल इन्होंने आसमान में खड़ा किया था, वो छट गया है, लोगों की असलियत सामने आ गई है। चलिए, तो लोगों की असलियत तो नतीजे वाले दिन सामने आएगी ना। आप बने रहिए, हम हमारे साथ हमारी जो विशेष चर्चा है वो जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो 80 की रस्साकसी जारी है और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली तक का रास्ता तो यूपी से ही होकर गुजरता है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि इस बार समीकरण बदले तो ऐसे बदले कि इस बार बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन जो है उसकी तस्वीर जनता के सामने रखी गई। अब जो पिक्चर यहां पर सामने रखी गई है, जनता को तय करना है कि आखिरकार किसे हिट करना है, किसे फ्लॉप करना है, ये तो जनता पर हम छोड़ देते हैं। शरद त्रिवेदी जी, अभी हमारे तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा 400 पार का नारा तो आपने दे दिया, लेकिन जो गारंटियां यहां पर दी गई थी उन्हें बीजेपी ने क्यों पूरा नहीं किया? जो शगुफे यहां पर छोड़े करते थे आप लोग, उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, किसानों से जुड़ी मुद्दा हो, यहां पर उन्हें बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है। जनता आपको लगता है कि आप पर विश्वास जताएगी? देखिए, ये जो दर्द भरे नगमे सुन के मेरा तो दिल भर आया है कि इतना दुख उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है, लेकिन ये दुख जनता नहीं देख रही, ये विपक्ष देख रहा है। आप देखें कि पिछले 2012 के बाद से आज तक समाजवादी पार्टी कोई चुनाव नहीं जीती है। अखिलेश जी अपने बूते पे कोई चुनाव नहीं जीते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को गद्दी पे बैठा दिया था, क्योंकि सिंहासन जो है बड़े लड़के को दिया जाता, तो उन्होंने सिंहासन उनको दे दिया। उसके बाद वो आज तक कोई चुनाव नहीं जीते। 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा और 2 बार निकाय चुनाव। पिछले निकाय चुनाव में इनके बाद 2 मेयर की सीटें थी, वो की बार वो भी चली गई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बदलता वो है जिसने कोई गलती की हो या जिसको महसूस हो रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। एनडीए बना था 98 में, यूपीए बना था 2004 में, हमसे बाद में आए और हमसे पहले इन्होंने बदल लिया। फिर इन्होंने गठबंधन बनाया। गठबंधन में आप देखें कि सबसे पहले जो था माई कॉम्बिनेशन था। माई कॉम्बिनेशन की असलियत खुल के आ गई कि 3 जो है वो एम में 3 है, जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान साहब। और वाई कॉम्बिनेशन में पूरा खानदान है, उसमें कोई भी ओरिजिनल यादव नहीं है, पूरा खानदान इनका है जिसको टिकट मिल गया। और उसके बाद इन्होंने माई कॉम्बिनेशन, फिर चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के कॉम्बिनेशन और पीडीए कॉम्बिनेशन। पीडीए कॉम्बिनेशन जो इन्होंने बनाया उसमें ए को इन्होंने बताया कि पहले अल्पसंख्यक है, फिर 3 महीने बाद उन्होंने कहा ए का मतलब अल्पसंख्यक नहीं, ए का मतलब अगड़े होता है। तो ये सारे का पैतरे जितने थे चल चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में बता दिया है कि साहब हमको लड़के नहीं पसंद है। और देखें कि पहले ये वायनाड छोड़ के गए, फिर वायनाड से जब उन्होंने देखा वहां भी नैया डूबने वाली, तो ये रायबरेली आ गए। और रायबरेली में क्योंकि सोनिया जी जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, बड़ी नेता हैं, उनको मालूम है रायबरेली की हकीकत क्या है, तो वो खुद ही राज्यसभा चली गई।
और अखिलेश जी को सिग्नल भेजा इनके जो कार्यकर्ता है कन्नौज में, उन्होंने कहा कि साहब आइए आप हमको बचा लीजिए, हम अपनी साख नहीं बचा पाएंगे। तो हमने जो कार्य किया जनता ने उसमें मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन शरद जी आपको नहीं लगता एक मत प्रतिशत बहुत कुछ कहता है? लखनऊ में सबसे कम जो है मत प्रतिशत निकलकर सामने आया, राजधानी लखनऊ का यह हाल बना हुआ है। आपको लगता है पांचवें चरण की जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत बड़ा असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है नतीजों के दौरान? अंजलि जी, ये तो बहुत गंभीर विषय है विपक्ष के लिए कि उनका वोटर निकला ही नहीं। हमारे वोटर जो निकले थे उन्होंने वोट दिया है। ये तो बहुत मतलब गहरी चिंता का विषय है विपक्ष के लिए, क्योंकि चुनाव में ये भी बता ठप्पा लगाता है कि एनडी गठबंधन का ठप्पा लगा हुआ था क्या उन वोटर पर? अंजलि जी शरद जी खुशफहमी पाले रहे। देखिए इनकी बौखलाहट क्या प्रदर्शित करती है। अगर इन्होंने काम किया होता कि 2014 से लेकर के अब तक के अपने घोषणा पत्र नहीं, वो काम तो बीजेपी तो काम गिनवा रही है, बीजेपी तो काम गिनवा रही है तमाम चुनावी रैलियों में। आज की बात बता रही हूँ, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए राम मंदिर का निर्माण हमने कराया, न्योता दिया सपा वालों और कांग्रेस वालों को, मना कर दिया उन्होंने। ये बातें कई मन से उन्होंने हरियाणा में। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। देखिए ये भी गलत कह रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं मैंने बनवाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तिथि निर्धारित की, फैसला दिया और निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा निमंत्रण दिया सपा कांग्रेस को, आए नहीं। निमंत्रण देने वाले ये कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले? इनको तो खुद ही जो है भगवान में भरोसा नहीं है। अगर ये राम को मान रहे होते तो राम की करते ना, केवल राम के नाम को बेचना चाहते हैं। मैं सवाल आता हूँ इस पर, राम नाम का प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? अंजलि जी उससे महत्वपूर्ण सवाल है। 2014 में प्रधानमंत्री जी चीख करके कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष के साथ 20 करोड़ नौकरियां दूंगा 10 साल का। प्रधानमंत्री जी चीख करके कह रहे थे कि महंगाई खत्म करूंगा, महंगाई 400 सिलेंडर 1100 का। प्रधानमंत्री जी चीख करके कह रहे थे कि जहां की सरकार हुई वो कमजोर है, वहां का रुपया गिरता है, रुपया ऐतिहासिक स्तर पर गिर गया, उस पर जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री जी चीख कर कह रहे थे स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, वाराणसी कोयटो बनाऊंगा, उस पर कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी चीख कर रहे थे गंगा मैया को साफ करूंगा, उनके साथ छल करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सीमाओं को ऐसा करूंगा कि पड़ोसी भाग जाएंगे। इनके सांसद स्वामी ने कहा चाइना ने कब्जा कर लिया। ठीक है अनिल जी बीजेपी तो कह रही है कि आपके जो नेता है राहुल गांधी कभी अमेठी, कभी वायनाड, कभी रायबरेली आ जाते हैं, उनको भी तो कभी डिसाइड करने दीजिए कि वो उत्तर के हैं दक्षिण के हैं। क्या कहेंगे अपने बड़े नेता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इसको पहले सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने ये कहा था ना भी कि एनडीए गठबंधन, एनडीए बना 98 में, यूपीए बना, फिर यूपीए से इंडिया गठबंधन हो गया। लेकिन इससे एक छोटा सा सवाल मेरा भी है कि जनसंघ बना, पहले हिंदू महासभा से जनसंघ, और जनसंघ से फिर जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी को 79 में खत्म करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ दोबारा बनी। ठीक है, ये कितने स्वरूप बदलेंगे? और इनके जो नीति सिद्धांत थे, पहले ये हिंदूवादी नेता हुआ करते थे, ठीक है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसका संविधान में व्यवस्था है, इनका जो बायलॉज है उसमें है गांधीवादी और समाजवाद। इनको गांधीवाद समाजवाद से कोई लेना देना नहीं, जबकि इनका तो खुद का स्वरूप नहीं पता। ये कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, जैसे ही विपक्ष एकजुट दिखाई देता है तो इनका 38 दलों का दलदल निकल कर सामने आता है। ये एक अकेले की जगह 38 लोगों। लेकिन आज जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई है, आपको लगता है कि उसमें दबदबा इंडी गठबंधन का देखने को मिलेगा 5वें चरण के तहत? सबकी नजरें हैं उत्तर प्रदेश पर। बिल्कुल अंजलि जी, सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपने एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, बीजेपी और इंडी गठबंधन का लड़ाई है, जबकि एनडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन की वो लड़ाई है, एक तरफ सत्ता लोलुपता है और एक तरफ सत्ता हमें संविधान बचाने की व्यवस्था, इस लोकतंत्र को बचाने की व्यवस्था में विश्वास है। तो जनता ने हम लोगों को संदेश देना शुरू कर दिया है। ठीक है, जनता का आदेश धीरे धीरे आने लगा है और बीजेपी की धड़कनें बढ़ने लगी। वाकई में बीजेपी की धड़कनें बढ़ रही हैं क्या शरद जी? इंडी गठबंधन जानना चाह रहे हैं।
देखिए, मैं पहले बता दूं कि 16% निवेश पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा किसी राज्य के लिए निवेश हुआ है वो उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री से लेके किसी भी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा है कि हम जो है 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरियां दे देंगे। हमने पिछले 10 साल में 16 करोड़। मैं आपके बीच में नहीं, शरद जी को बात कहने दीजिए। आपको सुन रहे थे शरद जी, शरद जी आपको सुन रहे थे। एक मिनट धर्मेंद्र जी, अनिल जी, एक मिनट। शरद जी सुन रहे थे आप जब बोल रहे थे, बोलिए शरद जी आप। देखिए, 16% निवेश हुआ है और पिछले 10 साल में 16 करोड़ रजिस्ट्रेशन ईपीएफ में हुआ। ईपीएफ में तभी रजिस्ट्रेशन होता है जब नौकरी होती है। कोई ईपीएफ ऐसे नहीं जमा कर देता है कि वो बिना नौकरी के नहीं जमा करता है। उसके बाद मुझे किसी फील्ड में बता दें, मैं एलानिया चैलेंज कर रहा हूं कि किसी फील्ड में बता दें कि हमसे ज्यादा मकान उत्तर प्रदेश में किसी ने बनाए, हमसे ज्यादा बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, किसकी बात करते हैं, लोगों को रोजगार की बात करते हैं। इसीलिए इनको पिछले 10 साल से जनता ने बाहर रखा है। कोई वजह है कि 35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है और 10 साल से समाजवादी पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत के आई है। ठीक है, ठीक है शरद जी लौट रही हूं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ पर और रुकना पड़ रहा है, लौट रहे हैं जल्द। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं। और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और बात यहां पर हो रही है 80 की रस्साकस्सी की। लेकिन अब की बात 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का कहना है कि 400 पार कैसे कीजिएगा साहब, यहां पर ये बताएं बीजेपी वाले। लेकिन अनिल शर्मा जी, मैं सवाल यहां पर ये आपसे पूछना चाहूंगी, मेरे सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपके नेता जो राहुल गांधी हैं वो क्या मतलब, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, कभी अमेठी, कभी वायनाड, कभी रायबरेली, आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता भी तो समझना चाह रही है कि राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में रहकर विकास करना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ही रहे ना फिर उनके लिए। और दूसरा सवाल ये, इंडी गठबंधन तो बना लिया, नेता चेहरा कौन होगा? वहां 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर, इंडी गठबंधन का क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अंजलि जी। एक चीज बता दूं आपको, जब विपक्ष एकजुट हुआ है, हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनकर आएगा, ठीक है, सब लोग सर्वसम्मति से उसको नेता चुनेंगे। ठीक है। रही बात राहुल जी के, तो मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है। मोदी जी ने, राहुल जी तो देश के नेता हैं, पूरा देश उनका है, लेकिन मोदी जी को क्या आवश्यकता पड़ेगी? जो गुजरात के नेता थे, गुजरात मॉडल लेकर चले, वो बता दें कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो गुजरात छोड़कर और उनको यहां आना पड़ा बनारस में। ठीक है। क्या वहां बड़ोदरा से, वहां से चुनाव हारने की उम्मीद थी क्या उन्हें? ठीक है, लेकिन बनारस की जनता ने प्यार दिया, वो अलग बात है। धर्मेंद्र सिंह जी, अब सवाल यहां पर यह है कि सपा का अपना एक अस्तित्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से यहां पर रहा है। इंडी गठबंधन के तहत अब साथ मिलकर क्या नया करने जा रही है सपा, ये भी हम समझना चाहेंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये बात सुनना चाहेगी, जवाब सुनना चाहेगी कम से कम। अंजलि जी, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और उत्तर प्रदेश में 3 तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे। ठीक है। और ये देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया, शायद ही इनका खाता खुले, क्योंकि जनता चुनाव अपने हाथ में ले लिए। और मैंने कहा कि जो जन आकांक्षाओं वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो जन सरोकार वाले मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे आदि आबादी की चिंता हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान और छात्र की बात हो, इन सारे लोगों ने मन बना लिया है। किस तरह से भी नौकरियों की बात कर रहे थे और अग्निवीर ले आए, जो 4 महीने
के लिए 4 साल के लिए नौकरियां दे रहा है। तो इनको जवाब देने का मन प्रदेश की जनता ने हो सकता है कि इनका खाता उत्तर प्रदेश में ना खुले। ये कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर विधानसभा चुनाव में परंपरा टूटी। कभी भी यह परंपरा उत्तर प्रदेश में नहीं रही थी कि एक पार्टी 5 साल बाद रिपीट हो, लेकिन ये परंपरा टूटी। उसके बाद भी आप कहेंगे आगे? कल आपने प्रयागराज और फूलपुर की रैली देखा होता जिसमें ऐतिहासिक जनता जिस तरह से आंदोलन। ठीक है, लास्ट कमेंट शरद त्रिवेदी जी, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? अब 400 पार का नारा तो दे दिया, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी? अब देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि संविधान की हत्या हो जाएगी 4 तारीख को 400 से ज्यादा सीटों पे, और देश में जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न करा था शर्मा जी ने, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो मोदी जी गुजरात से आए इसलिए नहीं आए कि गुजरात में हारने वाले थे। गुजरात में हमारा 2 चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है, जो इतिहास में कभी नहीं था। और उसके बाद वो भोले बाबा की नगरी से अगर वो चुनाव लड़ना चाहते तो वहां की सेवा के लिए आए हैं। वो हार के डर से नहीं आए कि पहले अमेठी से डर था तो वायनाड भाग गए, वायनाड से डर लगा तो अमेठी भाग गए, अब रायबरेली भाग गए। अब रायबरेली में अगर दोबारा डर लगा तो कहां जाएंगे? सोनिया जी तो खुद राज्यसभा गई, उनको मालूम था अमेठी में क्या हकीकत है। वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, बड़े भारत के शीर्ष नेताओं में से उनका नाम है, तो खुद ही जानती थी कि रायबरेली में क्या होने वाला है। चलिए, बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल शर्मा जी और धर्मेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मूड है, ये तो शायद स्थिति जो है वो तभी साफ हो पाएगी जब नतीजे सबके सामने होंगे। देश का यह बड़ा चुनाव, लोकतंत्र का बड़ा चुनाव, और जनता जनार्दन फैसला करेगी किसको पहनाया जाएगा जीत का ये ताज। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जनता टीवी के साथ।